पिच पर बल्लेबाजी का जौहर दिखाने के बाद अब राजनीति की पिच पर गौतम गंभीर उतर चुके हैं। गौतम, न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। ये जो पिच आपने राजनीति का चुना है, इसके पीछे वजहें क्या रही? क्या जनसेवा के लिए आए हैं या फिर आपको लगता है कि ये पिच ज्यादा मुफीद है आपके लिए, चूंकि आप दिल्ली के लड़के रहे हैं और दिल्ली में सेलिब्रिटीज को उतारने का एक लंबा पुराना कल्चर भी रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये जो मैंने निर्णय लिया था वो बहुत समय पहले नहीं, थोड़ा टाइम पहले ही लिया था, क्योंकि जब आप अकेले बैठे होते हो तो कई बार आप सोचते हो कि क्या आप सिर्फ ट्विटर पे ही हर चीज़ के बारे में ट्वीट करना चाहते हैं या फिर आप ज़मीन पर उतर के जो आप ट्वीट करते हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करने की आप हिम्मत रखते हैं। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो हर चीज़ पे ट्वीट करते हैं, लेकिन मेरे में शायद उन ट्वीट्स को जो मैं ट्वीट करता हूँ उनको इम्प्लीमेंट करने का जज्बा था और इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स में कदम लेने का फैसला लिया। एक सवाल जहन में है कि आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस कमरे में जहां हम लोग मौजूद हैं, दीवारों पर लगी तमाम तस्वीरों में कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं। वो मेरे अवार्ड हैं, अवार्ड्स जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही आपको देंगे ना, तो ज़रूरी ये नहीं है कि किन की तस्वीरें लगी, ज़रूरी ये है कि मैं किस इंटेंशन के साथ उतरा हूँ। राइट, तो इंटेंशन को जानना चाहूंगा कि बीजेपी की आइडियोलॉजी में आपको ऐसा क्या लगा कि आप? देखिए, ये देश एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ पर आपको डेवलपमेंट, एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है। तो अगर आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल में डेवलपमेंट की बात करी है, जितनी उन्नति करी है इस देश ने, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो उरी हो चाहे वो पुलवामा हो, तो ऐसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है। और बाकी कितनी सरकारों के पास बहुत ऐसे मौके हैं जब वो भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बन के उतर सकते थे, चाहे वो 26/11 उससे पहले भी कई ऐसे मौके थे, लेकिन वो नहीं उतर पाए। तो जब हमारे प्रधानमंत्री के पास एक विजन है, हमारे प्रधानमंत्री के पास एक विल है स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की, तो शायद वही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। ऐसा माना जा रहा था कि आप नई दिल्ली की पिच से उतरेंगे, लेकिन आपने इस दिल्ली का पिच चुना। देखिए, मैं दिल्ली का लड़का हूँ, पैदा दिल्ली में हुआ हूँ और पढ़ाई लिखाई भी पूरी दिल्ली में करी है। और अगर आप दिल्ली में पैदा होते हो तो पूरी दिल्ली आपकी है। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पर रहते हैं वही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मेरे फादर का बिजनेस गांधीनगर में पिछले 45 साल से, तो और जो दिल्ली में पैदा हुआ लड़का है उसको कहीं से भी दिल्ली से खड़ा हो, आपका इमोशनल कनेक्ट, ऐसा तो नहीं है कि आपका इमोशनल कनेक्ट सिर्फ न्यू दिल्ली से होगा और बाकी सारी दिल्ली से आपका कोई कनेक्ट नहीं होगा। जब आप दिल्ली के वासी हो तो आपका इमोशनल कनेक्ट पूरी दिल्ली के साथ है। लेकिन कुछ खबरें मैं चाहूँगा आप क्लियर करें। ये बातें चल रही हैं कि आप अजय माकन के खिलाफ नई दिल्ली से नहीं उतरना चाहते थे और इसलिए आपने इस दिल्ली की सीट को चुना। जाहिर है कनेक्टिविटी गांधीनगर से आपकी रही है। देखिए, मैं 5 दिन पुराना हूँ राजनीति में और 5 दिन पुराने होने के बावजूद मेरे को इतनी ज़्यादा से हो जाएगी कि मैं ये बोलूँगा कि मैं इस नेता के अगेंस्ट नहीं उतरना चाहता या उस नेता के अगेंस्ट नहीं उतरना चाहता। आई थिंक ये बहुत फॉल्स है, आई थिंक स्पेकुलेशन है। तो और फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप किसके अगेंस्ट उतर रहे हो, फ़र्क ये पड़ता है कि आपके पास क्या विजन है अपने स्टेट को और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देने के लिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। क्या विजन है वाकई आपका? डेवलपमेंट। और इस तरह का डेवलपमेंट अगर इस दिल्ली की हम बात करें, अगर हम चाहेंगे कि हम ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिल्ली की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएं, चाहे वो पार्किंग्स को लेके हो, जिस तरीके की पार्किंग की समस्या है, चाहे वो लैंडफिल को लेके हो, जो गाजीपुर में लैंडफिल है, चाहे वहाँ पर मेट्रो नहीं जाती कोंडली विलेज में, उसको लेके हो, प्लस हम चाहेंगे कि जिस तरीके का नॉर्थ कैंपस है उसी तरीके का एक ईस्ट कैंपस भी हो DU का ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ये जो सारे बेसिक क्वालिटीज़ हैं, प्लस मुझे लगता है कि हम ईस्ट दिल्ली को पहले बेहतर दिल्ली बनाएंगे और उससे ज़्यादा कोई बड़े प्रोमिसेस नहीं करेंगे। आपके मुकाबले के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, हालांकि वो बीजेपी भी गए थे, वापस घर उनकी हो चुकी है। उनका ये कहना है कि जो समूचा इस दिल्ली का बदलाव है, जो भी विकास है, वहाँ स्टेडियम आप देख रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ, वो सब कुछ कांग्रेस की देन है। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट कह रही है कि जो शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने पिछले 4-4.5 साल में काम किया है, खासतौर पर स्कूलों के डेवलपमेंट की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो सब कुछ आपने किया है। जबकि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनकी टिकट काट दी गई, कोई काम उन्होंने नहीं किया। तो नए उम्मीदवार पर कैसे भरोसा किया जाए? देखिए, इसका सब सारे सवालों का जवाब आपको जनता 23 तारीख को दे देगी। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट है तो शायद वो इंडिविजुअल पे इतने ब्लेम्स ना लगाते। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जो कि एक विजन डॉक्यूमेंट पेश कर चुके हैं, मैनिफेस्टो सबके सामने है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको काम नहीं करने दिया, अन्यथा दिल्ली का विकास कहीं और दिखाई देता। वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली की 7 सीटों पर आपको जिताया जाए ताकि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का उनका सपना साकार हो सके। आपको लगता है कि पूर्ण राज्य का मुद्दा दिल्ली में है, क्योंकि बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य को पहले शामिल करती रही है? हालांकि देखिए, 4.5 साल पहले जब और सरकारें थी दिल्ली में तो शायद इतना बड़ा मुद्दा पूर्ण राज्य का कभी भी नहीं था, और ना मैंने तो कभी सुना नहीं था कि पूर्ण राज्य इतना बड़ा एक इशू हो सकता है जो पिछले 4.5 साल में सुना है। इससे पहले भी दिल्ली में बहुत काम हुए थे। अगर आपने दिल्ली में कोई काम ही नहीं किया पिछले 4.5 साल में, तो आपको एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिसके पीछे आप छुप कर अपनी
नाकामियों को छुपा सकें। उससे पहले भी बहुत सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी की, और मुझे याद है कि हम कभी स्टेटहुड की बात ही नहीं करते थे। तो ये सिर्फ एक नहीं, मैं रोकूंगा आपको कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में लगातार स्टेटहुड रहा है। मैंने आपको ये बोला है कि स्टेटहुड अगर रहा भी है लेकिन काम कभी नहीं रुके। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया या बीजेपी ने काम नहीं किया, उस वक्त भी स्टेटहुड नहीं होते थे। लेकिन सडनली अब आप ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 4.5 साल में इसलिए काम नहीं किया क्योंकि हमारे पास स्टेटहुड की पावर नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका विजन ही नहीं था, आपका विजन सिर्फ सत्ता हासिल करना था, तो आप स्टेटहुड के पीछे छुपेंगे। उससे पहले तो कभी ये मुद्दा उठ के आया नहीं। शायद मैनिफेस्टो में जरूर होगा, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन काम कोई भी नहीं रुके। इंफ्रास्ट्रक्चर तब भी दिल्ली का बहुत बेहतर हुआ है। पिछले 4.5 साल में आपने कुछ भी नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है वो आपकी सरकार आने से पहले बाकी सरकारों ने किया। सवाल ये भी है कि जो आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस है 4.5 साल में, उसको लेकर आप अटैकिंग हो रहे हैं, उधर से भी काउंटर अटैक हो रहा है। अब इस बीच में आपको मुकाबला कहां दिखाई दे रहा है? इसके लिए ट्रायंगुलर है या आपका सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस से या आपसे दिखाई दे रहा है? कहां आप अपने को पोजिशनिंग करते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, मैंने तो कोई भी अभी तक कोई अटैक नहीं किया आम आदमी पार्टी पे। मैंने सिर्फ ये बात बोली है कि जब आप स्टेटहुड की बात करते हैं वो सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि आपने खुद कुछ नहीं किया पिछले 4.5 साल में। आप सिर्फ 2 ही बातों की करते हैं, या तो आपसे डिबेट करवा लो कि डिबेट में आप इन्वाइट करते हैं, या आप धरने पर बैठते हैं। जिन लोगों को डेवलपमेंट, जिनका पैशन होता है, जिनका मकसद डेवलपमेंट है, ना तो वो बहस करते हैं और ना ही वो धरने पे बैठते हैं। अगर आपकी राजनीति नेगेटिव राजनीति है, वो सबको दिख गई है पिछले 4.5 साल में। और दिल्ली की जनता जानती है कि आप किस तरीके के वायदे करते थे, कितने बड़े बड़े वायदे आपने किए। लंदन पेरिस बनाएंगे, आप दिल्ली को साफ पानी तक तो दे नहीं सके, अब उसके लिए भी आप कुछ और ब्लेम करेंगे। कांग्रेस और आपका अलायंस नहीं हुआ, लास्ट मोमेंट तक की कोशिश होती रही, ट्वीट्स भी आते रहे, ट्विटर हैंडल पर भी अलायंस की कोशिशें होती रही। आपको लगता है कि इस अलायंस के न होने से आपको फायदा मिल रहा है? उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अलायंस करना चाहें आप करें, आप ना करना चाहें आप ना करें। हमने भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो एक सोच बाकी पार्टियों से फ़र्क सोच रहनी भी चाहिए, और एक वो फ़र्क रहना भी चाहिए। आपको ये मैटर नहीं करता कि आप दूसरों के अलायंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपके पास एक विजन है, आप वो विजन लोगों के बीच में लेके जाएंगे, और लोग अगर आपके उस विजन के साथ जुड़ते हैं तो ज़रूर आपको वोट देंगे। आपके वोटर ID कार्ड को भी मुद्दा बनाया गया है कि आपके पास 2 वोटर ID कार्ड है। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को तरजीह देनी चाहिए? देखिए, इसका डिसीजन आपको इलेक्शन कमीशन दे देगा। मेरे पास एक ही वोटर ID है, वो राजेंद्र नगर से, जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहीं से मैंने वोटिंग करी है। मेरे नाना नानी का घर था रामजस रोड में, जहाँ मैं बचपन में बड़ा हुआ। ना मैंने कभी वोटर ID वहाँ पर अप्लाई किया, ना मैंने कभी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट किया। तो एक ही वोटर ID है, बाकी आपके इलेक्शन कमीशन से पता चली जाएगा। ये गेम आपको कैसा लग रहा है? देखिए, T20 का लग रहा है, या टेस्ट खेलना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये 50-50? देखिए, बहुत जल्दी है मेरे को कुछ भी कहने के लिए कि मैं T20 टेस्ट या वनडे खेलना चाहता हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक सच्ची नीयत और एक सच्ची राजनीति करने के लिए उतरा हूँ, और लोगों का भला करने के लिए, और दिल्ली का भला करने के लिए, और इस देश का भला करने के लिए उतरा हूँ, और अभी तक वही सोच है। तो ये थे हमारे साथ क्रिकेटर गौतम गंभीर, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं इस दिल्ली में। हमने अपने तमाम सवालों के साथ कोशिश की कि कुछ बॉल फेंके। इन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बैटिंग करें। ये बैटिंग और बॉलिंग अभी आगे भी चलती रहेगी, वोटिंग तक तो जारी रहेगी, और जाहिर तौर पर जनता तय करेगी कि आखिरकार गौतम गंभीर को इस दिल्ली में अपना एक तरह से प्रतिनिधित्व देना है या फिर नहीं देना है। गौतम गंभीर पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर इनकी कोशिशें कितनी रंग लाएगी इसके लिए इंतजार चुनाव परिणाम का करना होगा।